नमस्कार दोस्तों। आज ना हम केमिस्ट्री के एक ऐसे हीरो से मिलने वाले हैं जो हर जगह है। बिल्कुल, कार्बन। सोचकर देखिए, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, जो कपड़े हमने पहने हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, अरे हम खुद भी तो कार्बन से ही बने हैं। मतलब कार्बन के बिना तो लाइफ ही नहीं है। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी धरती की परत में कार्बन सिर्फ 0.02% है और हवा में तो और भी कम 0.03%, तो फिर भाई ये लाखों करोड़ों अलग अलग चीजें कंपाउंड्स कैसे बना लेता है ना कमाल की बात। बस यही वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। और हाँ, ये चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए एकदम फाउंडेशनल है, मतलब नींव का पत्थर है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिएगा ये चैप्टर कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम कार्बन के स्पेशल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे। फिर उसकी दो सुपर पावर्स कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल रिएक्शंस, कुछ बहुत जरूरी कंपाउंड्स और आखिर में वो जादू जिससे साबुन और डिटर्जेंट मैल साफ करते हैं, उसकी साइंस को भी समझेंगे। तो ठीक है, तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्डिंग। और मैं बता दूं, कार्बन की पूरी कहानी का जो राज है ना, वो इसी एक बॉन्ड में छिपा है। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। देखिए, ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम होते हैं, और ये बिजली के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? तो सुनिए, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो खिंचाव होता है ना, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो आयनिक कंपाउंड्स जितना मजबूत नहीं होता, और बस यही कमजोर फोर्स ही इनके कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कारण है। ये बात एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो फिर अगला सवाल ये है कि भाई कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? देखिए, कार्बन के पास एक बड़ी दुविधा है। उसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसे स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे या अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे। अब सोचिए, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले तो उसके 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे, जो बहुत मुश्किल काम है। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी मुमकिन नहीं है। मतलब दोनों रास्ते बंद हैं। तो अब कार्बन करे तो क्या करे? वो निकालता है एक तीसरा रास्ता, और वो है शेयरिंग। बिल्कुल, साझेदारी। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, बल्कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। और जब दो एटम्स के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी ही म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो उसे ही हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बिल्कुल वैसी ही दोस्ती है जैसे टिफिन शेयर करते हैं, सब मिलकर खाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मीथेन, यानी CH4। देखिए इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ध्यान से। बीच में है कार्बन और वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है। इससे क्या हुआ? कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब उसका डुप्लेट भी पूरा। देखा, शेयरिंग से दोनों खुश, दोनों स्टेबल हो गए। अब बात करते हैं कार्बन के बहुरूपीय अंदाज की, यानी इसके एलोट्रोप्स की। मतलब है तो कार्बन ही, लेकिन रूप अलग अलग। पहला है डायमंड। इसमें हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर एक मजबूत 3D स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट। ये नर्म और फिसलने वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर कार्बन सिर्फ 3 दूसरे कार्बन से जुड़कर परतें यानी लेयर्स बनाता है। और यहीं पर आता है एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल, ग्रेफाइट बिजली का अच्छा कंडक्टर क्यों है? वजह यह है कि हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, और यही आवारा इलेक्ट्रॉन इसे एक अच्छा कंडक्टर बना देता है। ये सवाल सीधा एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए अब हम कार्बन की उन 2 जबरदस्त सुपर पावर्स की बात करते हैं, जिनकी वजह से ये लाखों करोड़ों कंपाउंड्स का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देता है। तो पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। ये क्या है? ये कार्बन की एक अनोखी काबिलियत है खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते जाने की। वो लंबी लंबी चेन बना सकता है, उन चेन्स में से ब्रांच निकाल सकता है, या फिर गोल गोल रिंग्स भी बना सकता है। और सबसे खास बात, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है ना, ये बहुत मजबूत और स्टेबल होता है। इसी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। याद है हमने बात की थी कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस यही उसकी सुपर पावर है। उसकी वैलेंसी 4 है,
मतलब वो एक साथ 4 अलग अलग एटम्स से दोस्ती कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो दूसरे कार्बन एटम हो या ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी। और यही काबिलियत उसे अनगिनत तरह के मॉलिक्यूल बनाने की आज़ादी देती है। अच्छा, जब कार्बन ये चेन्स बनाता है ना, तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। पहले हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसे कि एल्केन्स। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बेचारे बहुत शरीफ और स्टेबल होते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसे एल्कीन्स और एल्काइन्स। इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन्हें बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। मतलब ये हमेशा रिएक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये क्या बला है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, पर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे इस स्लाइड में देखिए, फॉर्मूला है C4H10, पर हम इससे 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक सीधी चेन और एक ब्रांच वाली चेन। फॉर्मूला सेम, पर बनावट अलग। बस इसी को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जरा सोचिए कि कार्बन की चेन एक शरीर के ढांचे की तरह है, स्केलेटन। लेकिन उस कंपाउंड का पूरा कैरेक्टर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, वो कौन तय करता है? वो तय करते हैं उससे जुड़ने वाले कुछ स्पेशल गेस्ट, और इन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये एक एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो कार्बन चेन से जुड़ते ही उसकी पूरी पहचान ही बदल देता है। जैसे इस टेबल में देखिए, अगर OH ग्रुप जुड़ गया तो कंपाउंड बन गया अल्कोहल, और अगर -COH ग्रुप जुड़ा तो वो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। देखा, गेस्ट बदलते ही पूरी कहानी बदल गई। तो ठीक है, हमने कार्बन की बनावट तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड्स एक्शन में कैसे आते हैं, मतलब ये कौन कौन सी जरूरी केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। अब हम कार्बन की 4 सबसे जरूरी रिएक्शंस को समझेंगे, और एग्जाम के लिए ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली है कंबस्टन, यानी किसी चीज का जलना। दूसरी है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तीसरी है एडिशन रिएक्शन, जिसमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड बन जाता है। और चौथी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम अपनी जगह से हटता है और दूसरा उसकी जगह ले लेता है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है ना, इसका एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल यूज है, हाइड्रोजनेशन। हम जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। उन्हीं में निकल कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन को ऐड करके उन्हें सॉलिड वनस्पति घी में बदला जाता है। और ये टॉपिक, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है, ये एग्जाम में पक्का आता ही आता है। चलिए अब इस कहानी के कुछ स्टार कैरेक्टर्स से मिलते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स जो हमारी रोज की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। और इसके बाद आएगा इस सेशन का ग्रैंड फिनाले। हम समझेंगे साबुन की सफाई वाले जादू के पीछे की साइंस को। तो हमारे 2 VIPs हैं, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल वही जिसे हम आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं। ये कफ सिरप, टिंक्चर, आयोडीन जैसी कई चीज़ों में यूज होता है। और दूसरा है इथेनॉइक एसिड, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और एक कुछ और नहीं, बल्कि हमारे किचन में रखे सिरके यानी विनेगर का मेन हिस्सा है। अब सोचिए, जब ये दोनों VIPs यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड कैटलिस्ट के सामने मिलते हैं, तो एक बहुत ही खास रिएक्शन होती है जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन, और इससे बनता है एस्टर। एस्टर की सबसे खास बात है उसकी मीठी फलों जैसी खुशबू, और इसीलिए तो इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में और खाने में फ्लेवर डालने के लिए होता है। और अब वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार था, आखिर साबुन कपड़े साफ कैसे करता है? देखिए, साबुन का हर मॉलिक्यूल एक डबल एजेंट की तरह होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ जो है हाइड्रोफोबिक, मतलब इसे पानी से नफरत है, पर तेल और गंदगी से इसकी गहरी दोस्ती है। और एक छोटा सा आयनिक सिर जो है हाइड्रोफिलिक, मतलब इससे पानी से बहुत प्यार है। तो होता क्या है, सफाई का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल और शानदार है। जैसे ही साबुन पानी में जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स तेल और गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं मिसेल। इस मिसेल के सेंटर में तेल और गंदगी फंस जाती है और गोले के बाहर की तरफ पानी से प्यार करने वाले सिरे होते हैं। तो जब हम पानी डालते हैं तो पानी इन बाहरी सिरों को अपनी तरफ खींचता है और पूरा का पूरा मिसेल गंदगी को अपने अंदर कैद करके पानी के साथ बह जाता है और हमारे कपड़े हो जाते हैं एकदम साफ। लेकिन साबुन की एक कमजोरी है, वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं और साबुन इनके साथ मिलकर एक चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है जिसे स्कम कहते हैं। ये कपड़ों पर ही चिपक जाता है। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स का जो आयनिक सिरा होता है ना, वो हार्ड वाटर के आयंस के साथ स्कम नहीं बनाता।
इसीलिए डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी एकदम फर्स्ट क्लास काम करते हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि कार्बन की ये जो इतनी बड़ी और कमाल की दुनिया है, वो उसकी दो सुपर पावर्स कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता हूं। सोचिएगा कि क्या पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी अपनी कोई अनोखी सुपर पावर हो जो उन्हें इतना खास बनाती है? जरूर सोचिएगा इस बारे में। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।